हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज मैं सभी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हूँ, जो कि इनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि उनके एग्ज़ाम, जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं, वो 24 जून से लेकर के आपके 28 जून के बीच में कभी भी हो सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैम आप प्लीज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर क्लास लेकर के आएँ। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आज की क्लास लेकर के आई हूँ। सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से आज की क्लास को सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक तो आपके लिए, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको जब भी आप फील्ड में जॉब करोगे, काम करोगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताऊँ, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊँगी वो एज इट इज़ एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेगा, बट हाँ, बीइंग ए एग्जामिनर, क्योंकि मैं खुद भी डिप्लोमा, बीएड और एमएड लेवल के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेते आई हूँ, तो मुझे जो लगता है कि जिस तरह से क्वेश्चंस को मैं पूछती हूँ, या जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट रहते हैं स्टूडेंट्स को जानना, तो उनको मैं ज़रूर बताऊँगी। हो सकता है कि एग्ज़ामिनर सेम ही क्वेश्चन को आप लोगों से पूछे, बट पूछने का तरीका अलग हो, क्योंकि जब भी कोई भी एग्ज़ामिनर क्वेश्चन को पुट करता है तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग करता है, सबका तरीका सेम नहीं रहता है। तो आपको हर क्वेश्चंस को हर पर्सपेक्टिव से, या हम लोग कह सकते हैं हर एस्पेक्ट से जानने की ज़रूरत रहेगी। आई विल ट्राई कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस को बताऊँ आप लोगों को क्लियर हो जाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगी। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है कि आईडीडी है या वीआई है या एचआई के हैं। डिप्लोमा में आपके आईडीडी, वीआई, एचआई और एमडी मल्टीपल डिसेबिलिटी के हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, आईडीडी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को आईडीडी की फुल फॉर्म का पता होना बहुत ज़रूरी है। किस एरिया में आप लोग कोर्स को कर रहे हैं, एरिया आपका कौन सा हुआ, स्पेशल एजुकेशन। हम लोग आप चाहे फर्स्ट ईयर के हैं या स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस एरिया में डिप्लोमा कर रहे हैं, तो बहुत इजीली कह देते हैं स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर होना ज़रूरी है। आईडीडी, जैसे मैंने आईडीडी के स्टूडेंट्स के लिए बोला, तो आईडीडी की क्या फुल फॉर्म है। अब अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल मेंटल डिसेबिलिटी, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। तो आप लोगों को ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी कोई भी फाइल को आप बनाएंगे, जैसे आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग किसी भी फाइल को बनाते हैं, वेदर आईईपी की बना रहे हैं, लेसन प्लान की बना रहे हैं, तो ये आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर आप लोग लिखते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस भी एरिया में, हम लोग कह सकते जिस भी स्ट्रीम में कर रहे हैं, क्योंकि एचआई जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हम लोग बात करते हैं, एचआई जिसको हम लोग कहते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सब जानते भी हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है। हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिनको भी सुनाई देने में अक्षमता होती है, श्रवण बाधित बोल सकते हैं, या श्रवण क्षति या अक्षमता हम बोलते हैं। सेकंड, वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट हम लोग कहते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो जो वीआई में कोर्स कर रहे हैं उनको ये फुल फॉर्म को भी याद रखना है कि क्या मतलब है। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब दृष्टिबाधित क्या होती है। अब इसमें भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि नॉर्मल जो है, हम लोग कह सकते हैं देखने की क्षमता क्या है पर्सन की, तो 6/6 है ना। तो आप लोगों को इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट नॉर्मल हम लोग अगर बात करते हैं कि सुनाई देने की क्षमता क्या है, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, उसको आप बताएं, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है उसको बताएं।
स्पेशल एजुकेशन क्योंकि बहुत इजीली हम लोग कह देते हैं कि हम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स को कर रहे हैं, तो ये स्पेशल एजुकेशन क्या है, ये दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। अब स्पेशल एजुकेशन क्या है? स्पेशल एजुकेशन एक ऐसी हम लोग कह सकते हैं शिक्षा है जिसके माध्यम से एक स्पेशल एजुकेटर, हम विशेष अध्यापक जो है वो विशेष शिक्षण रणनीतियों का यूज़ करते हुए, शिक्षण रणनीतियों या आप लोगों को पूछा भी जाता है रणनीतियों, विधियों, जो भी शिक्षण विधियां हैं, और शिक्षण हम लोग कह सकते हैं कि अध्ययन सामग्री का जो विशेष तौर से तैयार की जाती है विशेष शिक्षक के द्वारा, उसका यूज़ करते हुए जो भी विशेष बच्चे होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा किया जाता है, तो वो क्या है? हमारी विशेष शिक्षा है। तो मैं जस्ट वर्बली आप लोगों को बता रही हूँ, अगेन आई रिपीट कि विशेष शिक्षा क्या है, जिसमें एक विशेष अध्यापक जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कैसे करता है? जो भी विशेष शिक्षण रणनीतियाँ होती हैं उनका यूज़ करते हुए, विशेष शिक्षक जो मेथड होते हैं या हम लोग कहते हैं कि विधियाँ होती है उसका यूज़ करते हुए, और टीएलएम को भी क्या करता है? वो विशेष तौर से तैयार करता है सो दैट जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब जैसे आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें और ये करूँगी, क्योंकि जितने भी हम लोग अगर बात करते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसमें ऐसा नहीं है कि टर्म में चेंजेस आए हैं, लेकिन जो आईडीडी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईडीडी की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट तो ये पूछा जाएगा। सेकेंड, जैसे कि स्टूडेंट्स जानते भी हैं, आपके अभी एग्ज़ाम भी हुए हैं, आप बुक्स में भी देखते होंगे, कहीं तो एमआर लिखा होता है, कहीं पे आईडी लिखा है और कहीं आईडीडी लिखा है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या रहते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों टर्म क्या है, और एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को पूछता भी है कि एमआर, आईडी और आईडीडी में क्या डिफरेंस है। एक तो ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। एमआर क्या है? हमारा मेंटल रिटार्डेशन है। मे बी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि उन्होंने 2 साल लगभग पढ़ लिया होता है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए चीज़ें अभी तक इतनी क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट, तो उनको बता दूं। एमआर मेंटल रिटार्डेशन, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड आईडीडी अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अभी आप लोगों को क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जामिनर कि अभी हाल ही में हम अगर बात करते हैं आजकल किस टर्म को यूज़ में लाया जाता है बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, तो कौन सी है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। एमआर मानसिक मंदता बोलते हैं हम लोग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता। ये मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता, जिसको आईडी के नाम से जानते हैं, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। अब एग्जामिनर आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि तीनों में क्या भेद है, किसी तरह का डिफरेंस है, तो आप लोगों को नो बोलना है। तीनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है, तीनों क्या है? हमारे सेम ही मीन है इनका, लेकिन टर्म को क्या कर दिया गया? चेंज इसमें आता गया। जैसे पहले मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता नाम से जाना जाता था, मंदता के नाम से, लेकिन जब लगा कि सही नहीं है ये वर्ड तो क्या कर दिया गया? इस नाम को चेंज कर दिया गया। आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता रखा गया। फिर बौद्धिक अक्षमता के बाद में अब जो हम लोग टर्म बोलते हैं, जैसे आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं? डिप्लोमा डीएड एससी आईडीडी लिखा होता है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा होता था? जैसे मैंने 2013 में किया है तो दैट टाइम एमआर के नाम से इस डिप्लोमा कोर्स को जाना जाता था। तो इस तरह से क्या है, हमारे टर्म जो है वो नाम चेंज होता गया लेकिन मीन सेम ही है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है या मेंटल रिटार्डेशन क्या है, तो ये क्या है? इसका मतलब नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता या बौद्धिक अक्षमता, यानी कि जो हमारा सोचने समझने की क्षमता है वो क्या रहती है? कम होती है। यानी कि
अगर हम लोग आईक्यू लेवल की बात करते हैं, आईक्यू बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है आप लोगों को, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि, है ना। अब आईक्यू का भी आप लोगों को पूछा जाता है कि आईक्यू का क्या मतलब है, तो आईक्यू मतलब कि इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। फॉर्मूला भी आप लोगों को पूछा जाता है, इवन आपने एग्ज़ाम भी दिए, थ्योरी एग्ज़ाम, उसमें भी पूछा जाता है। अब इसका क्या फॉर्मूला, आप लोगों को एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आईक्यू क्या फॉर्मूला है, MA/CA। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। आईक्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो ये क्या है हमारा MA/CA × 100, ये तो शॉर्ट में है। अब MA क्या है हमारा, आपकी फाइल में भी एग्जामिनर दिखा सकता है कि आपने MA/CA लिखा, लेकिन मतलब क्या है, MA मतलब कि मेंटल एज, CA/ क्रोनोलॉजिकल एज, × 100। अब मेंटल एज हमारी क्या है, हिंदी में भी बता दूं, मानसिक आयु। अब CA मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं हम लोग वास्तविक आयु। ये फॉर्मूला आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों को बताया। तो एक क्वेश्चन को यहाँ से पूछा जा सकता है आप लोगों को कि आईक्यू का क्या फॉर्मूला है। अब हम लोग अगेन अपने क्वेश्चन पे बैक आएंगे कि हम लोग बात कर रहे थे IDD क्या है, हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की या बच्चे की क्या है, सोचने समझने की क्षमता क्या नॉर्मल पर्सन के कंपेरेटिवली क्या कम होती है। अगर हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इट अकर्स बिफोर 18 ईयर्स, 18 वर्ष से ये पहले होती है ना। और MI भी पूछा जाता है, मेंटल इलनेस भी पूछा जा सकता है। तो मेंटल इलनेस हम लोग कहते हैं मानसिक बीमारी। इलनेस क्या है, मानसिक बीमारी जो 18 वर्ष के बाद में होती है। बीमारी 18 वर्ष की ये क्या होती है, बाद में होती है, लेकिन ये कब होती है, 18 वर्ष से पहले हम लोग कह सकते हैं। मेंटल अगर हम लोग रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का एक कंडीशन है जो 18 वर्ष से पहले होती है, जिसमें व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब ये तो हमने बात किया कि ये IDD के बारे में। इसी तरह से आप लोगों से हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, MD है जिसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट से आप क्या समझते हो। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे नॉर्मल जो सुनने की क्षमता क्या है, कितनी है, वो आप लोगों को पूछा जा सकता है। अब आप लोग जितने भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस को बता रही हूँ, VI का है या मल्टीपल डिसेबिलिटी का, तो आपके सिलेबस में या जितने भी आप फाइल्स बनाओगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो उसमें आप प्लीज़ ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें वर्गीकरण, जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट की परिभाषा है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की परिभाषा है, वो आपको याद रखना है। वर्गीकरण है, हिंदी में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों को जब भी स्टूडेंट के साथ में काम करना रहता है, फाइल्स को भी बना रहे हैं, IEP की बनाई है या लेसन प्लान बनाया है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मर्जी से कोई भी बच्चा दे दिया। आप लोगों को उसका IQ लेवल भी मेंशन किया होता है, किस IQ लेवल का है या कितनी श्रवण बाधिता से वो ग्रसित है, वो लेवल भी लिखा होता है। तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं को पढ़ना है, ये आप लोगों को पढ़ना है। जैसे मैंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं कि विच इज़ स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सबनॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, और यह कितने वर्ष से पहले होती है, 18 वर्ष से पहले होती है। वर्गीकरण में है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, जिसमें अगर IDD की बात करते हैं हम लोग, तो माइल्ड कैटेगरी का है,
उससे भी अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बॉर्डर लाइन आता है, बॉर्डर लाइन। फिर उसके बाद माइल्ड कैटेगरी आता है, मॉडरेट आता है, या आप लोग अपने नोट्स में पढ़ सकते हैं, सीवियर आता है एंड प्रोफाउंड आता है ना। बॉर्डर लाइन में है तो हम लोग बॉर्डर लाइन हम लोग कह सकते हैं, सीमांत हम लोग कह सकते हैं, सीमांत। सीमांत हिंदी में हम कहते हैं कि सीमांत लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको, अब इनका जो IQ लेवल है वो कितना रहता है हमारा, 70 से लेकर के 72, हम लोग कह सकते हैं 90 के नीचे होता है। और नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है, नॉर्मल भी आप लोगों को पूछा जाता है। IQ लेवल कितना है, 90 to 110, 90 से लेकर के 110 के बीच में हमारा क्या है, नॉर्मल हमारे सोचने समझने की क्षमता रहती है, तो नॉर्मल IQ लेवल। IQ लेवल क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं तो माइल्ड कैटेगरी का हमारा कितना आ रहा है, 69 तक आता है, जो 55 से लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि 69 तक हमारा IQ लेवल आता है। और इसके बाद में 34 से लेकर के 49 तक हमारा कौन सा आ रहा है, मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे आते हैं। सीवियर जो हम लोग कहते हैं कि गंभीर हैं, वो कितने आते हैं हमारे, 20 या 25 से लेकर के 34 तक आते हैं। प्रोफाउंड जो बिलो 20 होते हैं। ये हिंदी में आप लोग आर.ए. जोसेफ की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर जो भी IDD के स्टूडेंट्स हैं, आर.ए. जोसेफ की बुक में आपको डिटेल में मिल जाएगा। नॉट ओनली आर.ए. जोसेफ, अब तो बहुत सारी बुक्स आपकी आ गई हैं तो जिसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा। और इसी तरह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट का है या मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, सबका आप लोग इसी तरह से, आप IQ नहीं आएगा उसमें, बस लेवल है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले मस्ट रहता है कि आप लोग पढ़ के जाएं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जितनी भी फाइल्स हैं आप लोगों की, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स की फाइल्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि उससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं पूछता है। जब भी आप एग्ज़ामिनर के सामने फ़ाइल को रखते हैं तो उसी में से एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस को पूछता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी IEP की फ़ाइल है, तो IEP की फ़ाइल है, IEP की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, क्योंकि IEP ऐसा नहीं है कि ओनली जो हमारे IDD के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए बनती है। IEP आपकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए भी बनाई जाती है। इंडिविजुअलाइज्ड, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। कब ये स्टार्ट हुआ इंडिया में, 1975। अगर कोई पूछता है आप ये बता सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत, हिंदी में व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल की फाइल रहती है या प्रैक्टिकल वर्क रहता है इन द एरिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो आपके भले ही आप कहीं पढ़ रहे हैं तब भी, और आफ्टर दैट जब आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट में भी जॉब करते हैं, तो आपको जब भी विशेष बच्चों के साथ काम करते हैं तो ये आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर IDD के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस फाइल से पूछे जाते हैं। IEP क्या है, फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी जाती है। IEP कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ IEP, यानी कि IEP के क्या घटक हैं या घटक क्या है वो आपको बताने हैं। अब IEP के घटक हैं, कंपोनेंट्स में हमारे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूं, वैसे तो मैंने बताया है डिटेल में, बट जो नहीं उसको देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं उन लोगों को बता दूं। सबसे पहले हमारा क्या आता है इसमें IEP के कंपोनेंट्स में, ये प्लीज़ आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी में से आप लोगों को क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब सबसे पहले क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन।
सामान्य जानकारी, आप लोगों ने फाइल बनाई है, आप लोग उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सामान्य जानकारी हम लोग लेते हैं बच्चे से संबंधित। जनरल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड आप लोग लिख सकते हैं। जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, सामान्य हम लोग कह सकते हैं पृष्ठभूमि जिसको हम लोग कहते हैं, या सामान्य जानकारी आप बोल सकते हैं। अब बच्चे से संबंधित हम लोग क्या करते हैं, नाम क्या है उसका, उसकी क्लास क्या है, उसको एसोसिएटेड कंडीशन हम लोग कहते हैं कि क्या उसकी कोई दूसरी उसको कंडीशन तो नहीं होगी, स्थिति उसकी हम लोग कह सकते हैं। अगर आईडीडी है तो उसके साथ में कहीं ऑटिज़म तो नहीं है, या हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है तो उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं हुआ है, वट कोई दूसरी स्थिति तो नहीं हो गई है, एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा तो नहीं, उसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग बच्चे से संबंधित क्या करते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि को लेते हैं। एंड इसके बाद में हम लोग बात करते हैं असेसमेंट की। ये आपके कंपोनेंट्स में आ रहे हैं। आंकलन, अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के आंकलन करते हैं। अब आंकलन में हम लोग अगर बात करते हैं तो आपके टूल्स को भी पूछा जाता है ना, टूल्स कौन कौन से यूज़ में लाए हैं आपने। आंकलन हम बच्चे से संबंधित क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। अब सामान्य भी अगर हम लोग जानकारी ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि खुद से ले रहे हैं, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं सोर्स ज़रूर होता है, वाले पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या फिर टीचर्स हैं। तो उसमें क्या है, असेसमेंट या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या आता है। आंकलन अगर हम सिंपल सी बात है, मैंने बहुत सारी और वीडियो में भी बताया कि इट इज़ अ डेटा गैदरिंग प्रोसेस, यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि यह क्या है, आंकड़े एकत्रित करने का प्रोसेस है, जिसमें हम लोग जो भी दिव्यांगजन है या नॉर्मल भी है उनसे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, सो दैट हम सही डिसीजन को ले सकें। हम लोग उचित निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं, आंकलन करते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट्स में हमारा क्या आता है, फर्स्ट हमारा आया जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, सेकंड है हमारा असेसमेंट आंकलन, थर्ड इज़ योर करंट लेवल वर्तमान स्तर। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब ये तो मैंने एक क्वेश्चन बोला कि कंपोनेंट्स ऑफ आईपी, आप लोगों को जो एग्जामिनर है वो ये भी पूछ सकता है कि आप आंकलन से क्या समझते हैं, आंकलन आपको क्लियर रखना है। और करंट लेवल क्या है, करंट लेवल हम कहते हैं वर्तमान स्तर, कि किसी भी कार्य को हम लोग कह सकते हैं बच्चे को करवाना है, उससे पहले बच्चे में जो प्री रिक्विजिट्स हैं, बच्चा क्या जानता है। जैसे मैंने बच्चे को मीनिंगफुल काउंटिंग बताना है 1 से लेकर के 5 तक, तो बच्चा उससे संबंधित क्या जानता है कि बच्चा गिनती बोल सकता है, या बच्चा हम लोग कह सकते हैं कि 1 लिख लेता, अगर हमने लिखना लिया तो 1 लिख लेता है। बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथों का समन्वय सही है अगर बच्चे के लिए हमने लिखना लिया है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा इंस्ट्रक्शंस को, जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको वो हम लोग कह सकते हैं कि फॉलो कर सकता है, तो वो हमारा क्या है, करंट लेवल में वर्तमान स्तर रहता है। इसके बाद में है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम लोग कहते हैं विशेष लक्ष्य हम लोग कह सकते हैं। एंड अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लक्ष्य की जगह हम उद्देश्य लिखे तो दैट विल बी मच बेटर। उद्देश्य, अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है, जब भी मैंने बच्चे को कोई भी टास्क को लिया तो उस कार्य को सिखाने का, अगर मैंने सपोज़ कीजिए कि 15 डेज़ का सेशन, आईपी जब भी हम तैयार करते हैं तो 15 दिन का एटलीस्ट हम सेशन लेते हैं। तो 15 दिन के सेशन में जब भी मैं बच्चे को 1 से लेकर के 5 तक गिनती लिखना सिखाऊंगी, तब बच्चा 80% परिशुद्धता के साथ, या हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एक्यूरेसी के साथ में 1 से 5 तक लिखना सीख जाएगा। वो क्या हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है। जनरल ऑब्जेक्टिव है, जनरल सामान्य उद्देश्य भी आता है, जो कि आपके किससे संबंधित रहते हैं, टॉपिक से ही संबंधित रहते हैं। कि जब भी मैं बच्चे को सिखाऊंगी तो बच्चे का क्या भाषा का ज्ञान होगा, या हम लोग कह सकते सामान्य उद्देश्य सामाजिकरण बढ़ेगा, या शारीरिक विकास होगा, वो सब हमारे क्या आएंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप प्लीज़ डिटेल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब ये कंपोनेंट्स में इतने मैंने अभी बताए जैसे, तो ये आपको क्या है, एग्जामिनर कंपोनेंट्स में भी आप लोग इनको बताओगे,
एग्जामिनर आपको कहीं से बीच से भी पूछ सकता है कि करंट लेवल बताइए, आपने बच्चे के लिए कोई गोल लिया है, सपोज़ कीजिए कि आपने बच्चे के लिए कलरिंग करना लिया है। अब आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपने कौन सा केस लिया था, उसका IQ लेवल कितना था, किस कैटेगरी का था, माइल्ड कैटेगरी का था, मॉडरेट कैटेगरी था। तो इसीलिए जब भी आप IEP की फ़ाइल को प्रिपेयर किया है, काम आपने खुद ही किया होता है, तो उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा डिटेल में। और करंट लेवल क्या था उसके लिए, वर्तमान स्थिति क्या थी बच्चे के लिए, कैसे आपने सिखाया, वो सब चीज़ें भी पूछ सकता है। या जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताइए आप। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आपने क्या करना है, जब भी आपसे पूछा जाए तो उसको प्रिपेयर करना है पहले, तो फिर जब आंसर देना है तो विदाउट एनी हेजिटेशन इसके आंसर्स को आपने देना है। अब सामान्य उद्देश्य के बाद में ही अगर हम बात करते हैं गोल्स की, अब करंट लेवल को हमने जान लिया कि वर्तमान स्तर क्या है। अब गोल्स को जानेंगे हम स्पेसिफिक, जो भी हमारे IEP के हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स में ही गोल्स आ रहे हैं। गोल्स मतलब कि लक्ष्य। अब बच्चे को हम लोग जब भी लक्ष्य को लेना होता है तो 2 टाइप्स के रहते हैं। एक तो हमारे क्या रहते हैं, शॉर्ट गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। मतलब शॉर्ट टर्म गोल जो हम लोग कहते हैं कि लघुकालीन होते हैं, कम समय के लिए हम ले रहे हैं लघुकालीन। जैसे मैंने बोला कि 15 डेज़ का मैंने सेशन लिया है ना, हो सकता है कि मैंने 1 मंथ के लिए बच्चे के लिए गोल लिया। जैसे मैंने कोई भी लिखने वाला टास्क लिया है तो मैंने एक टास्क को पहले क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया कि मैं 15 दिन के सेशन में इसको सिखाऊंगी। लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो हम लोग एनुअल लेते हैं। एनुअल ये भी पूछा जाता है आप लोगों को क्वेश्चन कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स कौन कौन से होते हैं, क्या मतलब है इसका। लॉन्ग टर्म जो एनुअल होते हैं 1 साल के लिए लेते हैं, ये हमारे हो सकते हैं कि 15 हो या 10 हो या हो सकता है 12 हो। इट्स अप टू यू कि आपने सेलेक्ट कर लिए कि 12 गोल्स मैंने बच्चे के लिए ब्रशिंग करना लिया, खाना खाना लिया, या मैंने ड्रेसिंग करना लिया, या कोई भी आप बच्चे के लिए हैंड वॉश करना लिया, बच्चे के लिए आपने स्क्रिबलिंग करना लिया, कलरिंग करना लिया, कोई भी गोल है। अब वो तो आपने क्या कर लिया, 12 या 15 गोल आपने 1 साल के लिए सेलेक्ट कर दिया जो आपके लॉन्ग टर्म हैं। अब उन्हीं में से प्रायोरिटी बेस्ड, प्राथमिकता के आधार पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को, जो हमारे कितने रहते हैं, हो सकता है कि 2 है, 3 है या 4 है, बट इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको 2 ले सकते हैं आप लोग, मिनिमम 3 गोल्स को ले सकते हैं या 4, जितना भी आपको लगता है कि इतने दिन में आप सिखा सकते हैं, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म। और जो हमारे किस्में से जो हमें लग रहा है कि लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए हमने लिया था, उन्हीं में से हम लोग छांट लेंगे जो हमें लग रहा है प्राथमिकता के आधार पे जो ज़्यादा आवश्यक है बच्चे को सिखाना, उनको लेते हैं। और इसके बाद में हमारा TLM है, जिसका फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आप अपने फाइल में देखोगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आपने क्या सामग्री ली है। जैसे बच्चे को मैंने लिखना लिया था गिनती, तो उसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड का यूज़ किया, कॉपी का यूज़ किया, पेन का यूज़ किया, या मैंने कोई भी प्रोजेक्टर का यूज़ किया, किस चीज़ का मैंने जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है, या हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम जो हमारी सामग्री है उसका यूज़ किया, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। इसके बाद में हमारा आता है TA, जिसको हम लोग कहते हैं टास्क एनालिसिस। ये क्या है, हमारी शिक्षण रणनीति है। अब TA आप देखोगे फॉर्म आपका, जब भी आप IEP को तैयार करते फॉर्मेट रहता है कि आप कोई भी टास्क को लिए, जैसे मैंने गिनती लिखना सिखाया, तो उसको छोटे छोटे स्मॉल हम लोग कह सकते हैं कि स्टेप्स में, ईजीएस्ट वे में, सिंपल तरीके से बांटते हैं। अगर टास्क एनालिसिस, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ की मैंने फर्स्ट वीडियो आप मेरे देखो, फर्स्ट या सेकंड है, तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्लीज़ ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, उसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स में भी आ रहा है आपका टास्क एनालिसिस का। टास्क एनालिसिस के छोटे छोटे भागों में आप लोग क्या करेंगे, टास्क को बांटते हैं, और आप पूरा फॉर्मेट उसका देखोगे तो 15 सेशन दिए होते हैं, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे कैसे रहता है ये,
ऐसे हैं जैसे। तो इसमें स्टेप 1 है वो आप लोग, स्टेप 2 है कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, कॉपी और पेन लेकर के आएगा, पेन को होल्ड करेगा, सेकंड स्टेप आया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देखोगे अपनी फाइल में वीपी, पीपी, सीपी हो सकता है, ओसी, ऐसे प्रॉम्प्टिंग भरते हैं। और ऊपर क्या होते हैं हमारे सेशंस होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 15 सेशन फॉर्म में आप अपने फॉर्मेट में देखोगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपको इसमें से भी क्वेश्चंस को पूछता है कि या आपने वीपी भरा है या सीपी भरा है या जो भी है, तो या आपने किस बेस पे भरा है। जो भी हम लोग यहाँ पे वीपी, पीपी या फिर हम लोग कहते हैं कि सीपी। अब वीपी का मतलब क्या है, वर्बल प्रॉम्प्टिंग है। पीपी मतलब फिजिकल प्रॉम्प्टिंग है। सीपी मतलब कि क्लोइंग प्रॉम्प्टिंग है, इशारों के माध्यम से वर्बल शाब्दिक तौर से मैंने हेल्प किया बच्चे को, या मैंने बच्चे को शारीरिक रूप से उसको हेल्प किया। बच्चा पेन को होल्ड नहीं कर पा रहा था, मैंने हाथ पे हाथ रखा और उसको हेल्प किया, तो वो क्या होगी हमारी फिजिकल प्रॉम्प्टिंग है। सीपी मतलब क्लोइंग, मैंने बच्चे को इशारा किया, उसके माध्यम से किया। ओसी हम कहते हैं ओकेजनल, मतलब जब भी आवश्यकता पड़ी तब मैंने किया। तो ऐसे आप अपने फॉर्मेट में देखोगे कि आप पूरा भरा होगा आपने। एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछता है कि पहले तो टास्क एनालिसिस क्या होता है उसको बताएं, और आपने जो भरा हुआ है ओसी, वीपी, पीपी, उसका क्या मतलब है वो भी बहुत ज़रूरी रहता है आप लोगों को जानना। तो उसको प्लीज़ ज़रूर आप लोग तैयार करके जाइएगा। आप लोगों को एक तो टास्क एनालिसिस, क्योंकि ये कंपोनेंट्स में आ रहा है, इसमें तो आप लोग बताएंगे ही, क्लियर होना ज़रूरी है। सेकंड, आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि टीए यानी टास्क एनालिसिस क्या है। तो ये क्या है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है, शिक्षण रणनीति है। और ये जो वीपी, पीपी हम लोग कर रहे हैं ये भी हमारी शिक्षण रणनीतियाँ हैं, जिसको हम प्रॉम्प्टिंग कह रहे हैं बार बार। वो क्या हमारी, हम लोग कह सकते हैं सहायता प्रदान करना है, सहायता हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, कॉपी और पेन को लेकर के आएगा, पेन को होल्ड करेगा, सेकंड स्टेप है। और फिर इसको हम लोग डिटेल में क्या करते हैं, भरते हैं। और उसमें आप लोग देखें कहीं आपने प्लस का साइन भी लगाया होगा और आपने नीचे हो सकता है 10% लिखा है, तो वो भी पूछा जाता है कि ये प्लस का साइन क्या है। प्लस मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है, बच्चा आत्मनिर्भर होकर के कर रहा है। और ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये टास्क एनालिसिस का है। फिर कंपोनेंट्स में हमारा आता है प्रोसीजर, प्रक्रिया। प्रोसीजर ये प्लीज़ आपको जो भी मेरी आईईपी की मैंने वीडियो बनाई है उसमें ज़रूर आप सुनिएगा। प्रोसीजर, प्रक्रिया, वो आपका कंपोनेंट में आता है। एंड इवैल्यूएशन, कि जब भी आपने 15 दिन का सेशन लिया तो डे 1 में कितना % था। सेकेंड, इवैल्यूएशन हम बोलते हैं मूल्यांकन को, कि आपने पहले दिन बच्चे का जब आंकलन किया तो कितना उसका क्या था, उसने कितना सीखा था, कितना % था, सेकेंड डे कितना था और थर्ड डे कितना था। तो आप जब भी 15 सेशन लेते हैं तो नीचे % भी आपने क्या कहते हैं लिखते हैं, और ग्राफ भी बनता है उसका। जब मतलब आपने अगर हो सकता है कि 0 से किया तो 0 से आपका क्या जा रहा है ग्राफ, हो सकता है कि यहाँ 20 पे गया, 20 से हो सकता है 10 पे भी आए, लेकिन फिर उसके बाद में 20 फिर 30 और यूँ करते हुए आपका क्या ग्राफ इंक्रीज़ होता है। इसमें नीचे नहीं आना चाहिए आपका, जो भी होता है ग्राफ हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर आपका। ऐसा नहीं है कि आपने पहले तो 0 किया और बाद में उसको एकदम से क्या है 80 पे ले गए और फिर उसको नीचे ले आए, तो ऐसे नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। तो इवैल्यूएशन हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, जो करते हैं कंपोनेंट्स में ही आता है। अब आप लोगों को एक तो हम लोग कह सकते हैं कि आईईपी के कंपोनेंट्स, आईईपी क्या है, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट भी होता है इसमें। आईईपी को जब भी आप तैयार करते हैं तो कौन कौन से असेसमेंट टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स हैं आंकलन के लिए। आंकलन उपकरण कौन कौन से हैं, आंकलन आपने जान लिया। अब आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आपने जब भी बच्चों के साथ में किया काम तो आपने किन किन टूल का यूज़ किया उनके आंकलन के लिए, तो वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। आपको जब भी आप आईईपी बनाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपने बेसिक एमआर टूल का मेनली, अगर हम लोग आईडीडी की फील्ड में तो 3 को ज़्यादा यूज़ में लाएं, लेकिन अभी आपके क्या है एएसडी, क्योंकि 3 डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ में काम करना है। आईडीडी के लिए तो एफएसीपी है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद में हमारा क्या आ रहा है,
बेसिक एमआर के बाद में MDPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम MDPS टूल है, ये आपको तैयार करके जाना है। बेसिक एमआर टूल क्या है हमारा, बिहेवियर असेसमेंट हम लोग कह सकते हैं स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रंस हैं। मेंटल रिटार्डेशन इसीलिए क्योंकि ये पहले जब IDD टर्म को और ID टर्म को यूज़ में नहीं लाया जाता था तब इसको यूज़ में लाया जाता था। तो ये टूल्स को भी आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपको सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, मेंटल रिटार्डेशन। अभी ये फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम है और इसके बाद में MDPS है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ये आपको पढ़ने भी हैं टूल्स। और भी बहुत सारे टूल्स हैं। बेसिक एमआर टूल है, ये किसने दिया ये भी पूछा जा सकता है आपको। बेसिक एमआर टूल किसने दिया है, रीता पेशावरिया ने। कब दिया है ये भी पूछा जा सकता है। तो डिटेल में आप लोगों को मैंने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भेजे भी हैं, वहाँ से देख सकते हैं। FACP टूल है, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम है। तो ये किसने दिया हुआ है इसको, जयंती नारायण ने। एंड MDPS टूल है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम है, तो इसको किसने दिया हुआ है, जयचंद्र ने। जयचंद्र और प्रोफेसर विमला ने 1975 में इसको दिया हुआ है। तो ये आपको फुल फॉर्म्स को भी अच्छे से ध्यान रखना है। बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन, MR मेंटल रिटार्डेशन, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, MDPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो उसको आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप अपने सिलेबस में देखिएगा जिसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि आपको मेनली क्या बोला गया है कि जो IDD के स्टूडेंट्स हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के ऊपर ही आप लोगों को मैक्सिमम फाइल्स को बनाना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें मेनली आपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई है, तो 3 डिसेबिलिटीज़ आती है जिसमें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है IDD, सेकंड हमारी कौन सी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो आप लर्निंग डिसेबिलिटी हम अधिगम अक्षमता कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। एंड इसके बाद में हमारा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ना IDD जैसे मैंने बोला, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये 3 मेन डिसेबिलिटीज़ हैं और इन्हीं के लिए आपको IEP बनानी है। लेसन प्लान भी इन्हीं के जो भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके लिए ही प्रिपेयर करने रहेंगे आपको। तो आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी नाम से क्लियर हो रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं अधिगम अक्षमता, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वलीनता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं, खुद की ही स्वयं की दुनिया में ही लीन रहते हैं। तो इनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, अधिगम अक्षमता क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, उनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, ADD या AD। अब ADD का क्या मतलब है, अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर। और ADHD करेंगे, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADD मतलब अटेंशन डेफिशिट, इसमें ध्यान देने में कमी रहती है। और इसमें क्या है, अटेंशन डेफिशिट किसकी वजह से ध्यान देने में कमी रहती है, अति चंचलता की वजह से, जो किसके अंतर्गत आते हैं, ASD ऑटिज्म बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स में।
तो ये आप लोग प्लीज़ ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और वन मोर थिंग, जैसे मैंने आईडीडी के तो अभी 3 ही टूल बताए आपको, इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे पोटास का है, आरंभ है, या फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप लोगों के सिलेबस में दिया है, उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी के DTLD टूल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसको DTLD टूल का यूज़ किया जाता है, BCSLD टूल है जिसका यूज़ किया जाता है, वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये ऑटिज़म बच्चों के लिए ईसा टूल है जो इंडियन टूल है, उसको यूज़ में लाया जाता है। तो ऐसे आप लोगों को जिसका हमने यूज़ भी किया है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। जो भी फाइल्स आप आगे रखोगे एग्जामिनर के सामने, जैसे IP है तो 3 के लिए बनानी है आपने, 3 ही बच्चों के लिए, जो आपके IDD के भी, LD का भी और ऑटिज़म का भी रहेगा, तो सभी के लिए बनाने हैं। और लेसन प्लान भी आपके इन्हीं के लिए, तो इनकी आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के अलावा जैसे हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए स्पीच की है, ऑडियोलॉजी की फ़ाइल है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फाइल्स में से ही पूछे जाते हैं। अब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है वो होने के बाद में अभी हम लोग टूल्स को भी हमने पढ़ लिया, असेसमेंट को पढ़ लिया। अब हम लोग टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों को पूछी जाती है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, शिक्षण रणनीतियाँ हम कहते हैं। मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों को इसको डिटेल में बताऊंगी, बिकॉज़ बहुत डिटेल में बताया है और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं वो डिटेल में जाऊंगी। इसमें सबसे पहला क्या है, टास्क एनालिसिस है, TA, टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण पूछा जाता है आप लोगों को। जब भी एग्जामिनर आपकी फ़ाइल को देखेगा 101% श्योर रहता है कि फाइल्स को देख करके आप में से टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को पूछा जाता है, और कंपोनेंट्स में भी आपका ये आया था। एंड इसके बाद में हमारा आता है प्रॉम्प्टिंग, जैसे मैंने बोला भी था कि सहायता देना, सहायता, जो भी आप बच्चों को प्रॉम्प्टिंग देते हैं जिसमें फिज़िकल है, शारीरिक सहायता है, या हम लोग कह सकते हैं शाब्दिक सहायता है, या हम लोग बच्चे को क्लूइंग, हम हिंट देना कह सकते हैं बच्चे को, वो उस तरह से हम देते हैं। ओकेजनल जो कभी कभी हम देते हैं सहायता, वो सब प्रकारों को आपने पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को पूछ सकता है कि यहाँ पे आपने कौन सी सहायता दी थी बच्चों को। प्रॉम्प्टिंग के बाद में हम लोग बात करते हैं शेपिंग की। शेपिंग टीचिंग स्ट्रैटेजी है कि अब शेपिंग हम बोलते हैं किसी भी टारगेट बिहेवियर को अचीव करने के लिए बच्चे के हर सक्सेसिव अटेम्प्ट पर सफलतापूर्वक हम लोग कह सकते हैं कि अटेम्प्ट करने पर बच्चे को शाबाश देना, वेरी गुड देना, सो दैट वो क्या है, जो भी टास्क लिया है बच्चे को सिखाने के लिए वो उसको कर सके। एंड इसके बाद में रीइंफोर्समेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट हम लोग कह सकते हैं कि पुनर्बलन, बच्चे को पुनर्बलन, जो भी हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी दर को बढ़ाने के लिए हम लोग कह सकते हैं बच्चे को मोटिवेशन देना, बच्चे को चाहे शाबाश दे रहे हैं, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड हम बोल रहे हैं, इटेबल थिंग्स को दे रहे हैं। इसके टाइप्स को भी पूछा जा सकता है कि रीइंफोर्समेंट के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स हैं मेनली, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। चेनिंग है, चेनिंग मतलब हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या करते हैं, टास्क को हम लोग कह सकते हैं कि बांटते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, क्रमबद्ध रूप से। तो ये टीचिंग स्ट्रैटेजीज है, टीचिंग मेथड्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग मेथड्स 4 टाइप, जिसमें हमारा कौन कौन सा आ जाते हैं, प्लेवे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है। तो ये हम लोग मेथड्स को हम लोग बच्चों के लिए ले सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं जिनको आप लोग एग्ज़ाम के लिए जब भी एग्ज़ामिनर पूछे तो बता सकते हैं। अब इसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, तो उनको भी आप लोग प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा कि जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, होल टू पार्ट है। उसके बाद में हमारा हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल के रिलेटेड है, तो लेसन प्लान क्या है,
जिसको हम लोग पाठ योजना कहते हैं, क्योंकि आपकी ये फाइल और बनती है। तो पाठ योजना क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, टूल है जो कि गाइड करता है। किसको गाइड करता है? टीचर को गाइड करता है, जिसके माध्यम से टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधियों के द्वारा पढ़ाना है, कितने टाइम तक पढ़ाना है, वो सब चीज़ें क्लियर होती है। किसको? शिक्षक को। बेनिफिशियल भी दोनों के लिए होता है, टीचर एज वेल स्टूडेंट्स को। टीचर को भी क्लियर होता है कि उसको कैसे पढ़ाना है, कितने ड्यूरेशन पे पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स को भी ईजी होता है कि जो भी टास्क को टीचर पढ़ाएगा तो वो कौन से टास्क को पढ़ाएगा और कितनी देर तक पढ़ाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं क्या हम लोग कह सकते हैं कि टीचर जब प्रिपेयर होकर के आएगा तो कॉन्सेप्ट इसके भी क्लियर होंगे। तो इम्पॉर्टेंस भी आप लोग इसकी पढ़ के जाना। लेसन प्लान के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं। कंपोनेंट्स में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे नेम ऑफ स्कूल वगैरह, जो भी आपने बेसिक आपने इन्फॉर्मेशन ली है, क्लास क्या है, उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि करंट लेवल क्या है बच्चे का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आईईपी में भी बताए, तो आप फॉर्मेट में उसको ज़रूर देख लीजिएगा। करंट लेवल का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसके बाद टीएलएम है, मोटिवेशन है कि हम बच्चे को कोई भी टास्क को जब लेते हैं, मोटिवेशन ऐसे नहीं है कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो, इनको मोटिवेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल्स को कोट करना पड़ता है। अट्रैक्टिव टीएलएम का यूज़ करते हुए बच्चे को क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। देन उसके बाद में टास्क एनालिसिस, आपका जो टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी आती है, और ये सारे इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन आ जाता है या टीचर रिमार्क्स आते हैं। तो वो सारे कंपोनेंट्स को भी आपने क्या करना है, पढ़ना है। लेसन प्लान के या ग्रुप टीचिंग क्या है वो आप लोगों को तैयार करना है। अब इसके बाद में आपकी फ़ाइल्स, जैसे जो डिप्लोमा आईडीडी के हैं मेनली, उनको बता दूं कि आपकी जो फाइल्स हैं वो कौन कौन सी रहती है। कि आपको बीएम की फ़ाइल है, बीएम मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन की है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है, कोई भी हम लोग कह सकते हैं एक्टिविटी जो हम सुबह से शाम तक परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, व्यवहार है। खाना पीना, सोना, बातें करना, जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी हमारे व्यवहार में आती है। व्यवहार कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हम लोग कह सकते हैं जो स्किल बिहेवियर में, कौशल व्यवहार में जो भी सुबह से शाम तक क्रियाएं करते हैं, और नेगेटिव होते हैं जो हम लोग कह सकते हैं जैसे दूसरे को मारना, ऑड बिहेवियर करना, हाइपर एक्टिव होना, या टेम्पर टेंट्रम है उसको करना, वो सारे हमारे क्या रहे बिहेवियर का। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर बीएम का मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब आपको एक फ़ाइल आपने पूरी बनाई होगी कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिकॉज आपने जब बच्चे के साथ में काम किया है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको क्लियर भी होगा। व्यवहार परिमार्जन आप करेंगे, है ना, तो एक फ़ाइल इस पे है आपकी। तो व्यवहार परिमार्जन कैसे करोगे आप? व्यवहार परिमार्जन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिस पे मैंने आपकी एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई है व्यवहार परिमार्जन के ऊपर ही। तो उन टेक्निक्स को आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। एंड ओटी की है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एंड पीटी, एक पीटी की है आपकी फिजियोथेरेपी। इसकी आपकी एक फ़ाइल बनेगी जिसमें आपको क्या करना है, मैनेजमेंट प्लान को देना है। एंड इसके बाद में ही हमारी क्या आ रही है, एसटी, स्पीच थेरेपी। तो आप इन फाइल्स को भी अच्छे से पढ़ करके जाइएगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसके लिए देते हैं हम, जो भी हमारे सूक्ष्म क्रियाएं होती है, स्मॉल मसल्स होती है जो वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्पास्टिसिटी या स्मॉल मसल्स काम नहीं करी है, उसके लिए हम क्या थेरेपी देते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्मॉल मसल्स के लिए। और पीटी फिजियो हम बोलते हैं भौतिक चिकित्सा, ये क्या हमारी व्यावसायिक। अब व्यावसायिक हमारी वोकेशनल नहीं आ रही है, व्यावसायिक हमारी कौन सी आ रही है कि अगर हमें क्या है, फाइन मोटर स्किल्स को, सूक्ष्म क्रियाओं को करने में अक्षमता आ रही है तो उसके लिए हम थेरेपी देते हैं। फिजियो भौतिक चिकित्सा देते हैं, ग्रॉस मोटर चलना फिरना दौड़ना, इससे संबंधित अगर समस्या आ रही है तो हम लोग क्या देते हैं,
फिजियोथेरेपी जिसका आपने फाइल बनाई है उसको आपने, स्पीच थेरेपी, वाणी चिकित्सा, आप जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं अब, लेकिन ये किन किन के लिए, अगेन आई रिपीट कि आपको जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम देना है, ओटी पीटी, ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए ही करना है। अब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, एक तो आईडीडी है, एलडी है, और हम लोग अगर बात करते हैं एएसडी की है तो उनके लिए है, क्योंकि जो हमारे दिव्यांग बच्चे तो उनको वाणी से संबंधित, चलने फिरने से संबंधित और सूक्ष्म क्रियाओं को करने संबंधित और व्यवहार संबंधित बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं, तो उनको आप लोगों को अच्छे से कैरी करना है। तो ये फाइल को भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद में आपके एक्ट्स आ जाते हैं, एक्ट्स। अब एक्ट्स में हमारी बात करते हैं हम, नेशनल ट्रस्ट एंटी एक्ट है जो कब आया है, 1999 में आया है। आरसीआई है, ये पूछा जा सकता है आपको। इसका हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र कहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली में है इसका ऑफिस। अगर हम बात करते हैं ऑफिस का है आरसीआई का तो दिल्ली में है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो कहाँ से एफिलेटेड है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में है। और इसके बाद में कब ये हम लोग कह सकते हैं कि आया है एक्ट, तो 1992 पीडब्ल्यूडी एक्ट है। पीडब्ल्यूडी एक्ट है तो ये कब का है, 1995। पीडब्ल्यूडी एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसमें हम लोग बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, वो आपका 1995 में आया है। इसके क्या रूल्स हैं वो आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का है ये आपको प्रिपेयर करना है। अगेन अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं, 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, और इनके नेम प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। वैसे तो आपने पढ़ा भी है बट ये आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पहले कितनी थी पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग 7 थी, लेकिन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसके अंतर्गत कितनी हुई, 21 डिसेबिलिटीज़ है। उनके नाम आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एग्ज़ामिनर बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं जो आपका सिलेबस है उसमें कितने पेपर्स हैं आपके, उनको आप लोगों को पूछ सकता है। तो उनको पेपर के नाम बच्चे कई बार भूल जाते हैं, उसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन में बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस का आपको पढ़ना है। लेसन प्लान क्या है, घटक और महत्वता, ये 2 क्वेश्चन आप लोग बताएं। लेसन प्लान क्या है ये पूछ सकते हैं, घटक क्या है या इसके क्या महत्व हैं वो आप लोगों को पूछ सकते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट्स क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट के लिए एज वेल एज टीचर के लिए। अब इसके बाद में सेकंड है हमारा आईईपी। आईईपी की फुल फॉर्म आप लोगों को की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन 1, 2, 3। इसके बाद में हम लोग कंपोनेंट्स को जानेंगे। कंपोनेंट्स क्या है यानी कि घटक क्या है आईईपी के, वो आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हो रहा है कि आईईपी के घटक क्या है उसको बताएं। आईईपी की फुल फॉर्म क्या है, आईईपी क्या है वो भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। कंपोनेंट्स में जैसे मैंने आप लोगों को पूरा बताया वो आप लोगों को कि जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, फिर करंट लेवल है, असेसमेंट है, स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर उसके बाद टीएलएम है और टास्क एनालिसिस है, टास्क एनालिसिस के बाद इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो सारा आपका क्या आएगा कंपोनेंट्स में आपको बताना रहेगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा कि आईडीडी या फिर एचआई या वीआई एमडी, जो भी जिस भी आप स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन आपको क्या है,
ये सारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं आपके 6, 7। अब ये हो सकता है कि आईडीडी के अगर आप स्टूडेंट तो आईडीडी का पूछेंगे, एचआई के तो एचआई के पूछेंगे, वीआई के तो वीआई के पूछेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी का तो मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि एचआई, वीआई और आईडीडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फाइल्स सबकी अलग अलग हैं, तो सभी को एक ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी फाइल्स को पढ़िएगा और उसी के बिहाफ पे आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आईईपी, आईडीडी के स्टूडेंट्स के हैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी उसी को पढ़ के जाए। नो, तो जो टूल्स भी हैं आप लोगों के, तो वो टूल्स भी आप अपने जो भी आपके जिन भी स्टूडेंट्स के लिए आपने असेसमेंट किया है जिन भी टूल का, उसको पढ़ के जाइएगा। तो अब असेसमेंट क्या है या आकलन हम लोग कहते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, आकलन क्या है, इसके प्रकार क्या है, कितने हैं, या हम लोग लिख सकते हैं प्रकार, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर प्रकारों की बात करते हैं तो अभी मैंने 2 दिन पहले क्लास भी लिया असेसमेंट के ऊपर, जिसमें फॉर्मेटिव और सबमेटिव हम लोग कहते हैं कि औपचारिक हम लोग कह सकते हैं और समेटिव सत्रांक हम लोग कह सकते हैं, आंकलन होता है। एंड इसके बाद में टूल्स कौन कौन से हैं, ऊपर ही कर देती हूँ। आंकलन के टूल मैं इंग्लिश में लिख दूँगी, उपकरण बताएं। अब कुछ भी पूछ सकते हैं, बेसिक एमआर टूल है तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कितने उसमें हम लोग कह सकते हैं कि एरियाज़ हैं, क्षेत्र कितने हैं, कितने उसमें हम लोग कह सकते हैं टोटल आइटम्स हैं, क्रियाएं हैं, कितने हम पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो बेसिक एमआर टूल है तो पार्ट ए और पार्ट बी बहुत बार पूछा जाता है। पार्ट ए है कौशल व्यवहारों के लिए यूज़ में लाया जाता है, पार्ट बी है तो हम लोग समस्यात्मक व्यवहारों के लिए यूज़ में लाते हैं। तो आंकलन के टूल्स भले ही ऑटिज़म बच्चे के हैं या फिर लर्निंग डिसेबल बच्चों के हैं या फिर आईडीडी बच्चों के हैं या अदर किसी भी डिसेबिलिटी वाले बच्चों के, तो टूल्स आप लोग जो भी यूज़ में लाए हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एंड इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ग्रुप टीचिंग भी, आप लोगों को ग्रुप टीचिंग क्या है या इससे आप क्या समझते हैं वो आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। शिक्षण रणनीतियाँ, जिसको शिक्षण रणनीतियाँ अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है वीडियो में आप लोगों को, जो मैंने बोला था कि टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वीडियो है। शिक्षण रणनीतियाँ पढ़ना है आपको, शिक्षण विधियाँ, वो उनको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। शिक्षण विधियों के बाद में प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत पढ़ के जाने हैं आप लोगों ने, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने हो सकता है कि स्किप भी कर दिए हैं। एक्ट्स हैं, एक्ट्स को हम लोग अधिनियम बात करते हैं तो एक्ट्स को पढ़ के जाना है आप लोगों ने, सब जितने भी एक्ट्स को बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चंस को आपको बताया है वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उससे बिफोर 1 डे मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को विद आंसर्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो डॉक्टर भावना नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। और जिन स्टूडेंट्स ने, अगर हम लोग बात करते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी क्लासेस हैं या नोट्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही अवेलेबल कराती हूँ। सो आई होप जो भी मैंने क्लास लिया आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।